हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल मैंने आपको बतलाया था कि कल क्लास नहीं ले पाया, आज मैं ले रहा हूँ और आज मैं सेक्शन 20 शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है भारतीय प्रशासन। स्टूडेंट्स के वर्कलोड को देखते हुए मैंने डिसाइड किया और आपको पहले बतलाया भी है कि मैं 3 दिन लूँगा सेक्शन 1 और 3 दिन लूँगा सेक्शन 2, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी हाल में ज्वाइन किए हैं और बीपीएससी मेंस लिखे हैं, तो इस परिस्थिति में कवर करना जरूरी है दोनों के क्वेश्चन को। और शायद जहाँ तक जानकारी है हमारी कि जून में एग्ज़ाम होगा, तो उस हिसाब से आपको तैयार कर लेना चाहिए। मैं प्रतिदिन एक टॉपिक टेकअप करता हूँ और वही टॉपिक टेकअप करता हूँ जो इस बार एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या स्टूडेंट को उसको तैयार कर लेना चाहिए। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि मेरे साथ चले, प्रतिदिन जो टॉपिक पढ़ाता हूँ उसे पढ़ें, एक अच्छा स्टैंडर्ड किताब से उसे संपर्क करें, नोट्स तैयार करें, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट उसको लिख लें और उसका जितना अच्छे पॉइंट्स है सब रट जाए, ताकि अगला बार जब उसको फिर से देखना पड़े तो बस 2 बार 3 बार देखकर क्लियर हो जाए। क्योंकि बार बार आप इस टॉपिक को रिपीट नहीं, मतलब नए सिरे से नहीं कर सकते, फिर टाइम लग जाएगा ज़्यादा। मैं आपको पहले ही बतलाया कि सिविल सर्विस की तैयारी में आपको स्मार्ट एजुकेशन की जरूरत है, समझ रहे, स्मार्ट टेक्निक चाहिए। आज मैं आपको जानकर बतलाते हुए बहुत मुझे को खुशी हो रही है कि हमारे एक स्टूडेंट जहाँ जेपीएससी में 29th रैंक लाई, उसे झारखंड प्रशासनिक सेवा मिला है। शी वॉज मदर ऑफ 2 चिल्ड्रेन, शी वॉज यू कैन से हाउस वाइफ। उसने एक बार जेपीएससी का इंटरव्यू दिया और उसमें फाइनली आ गई। तो आप समझ लो कि मतलब कह सकते इच्छा शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। आप इच्छा शक्ति रखो, मेहनत करो, सफलता सुनिश्चित है। जैसा कि भारतीय प्रशासन, आप जानते हो कि भारतीय प्रशासन व्यवहार में उतना ही पुराना है जितना पुराना भारतीय प्रशासन है, भारतीय समाज है, भारतीय राज्य व्यवस्था है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेष को यदि ध्यान देखा जाए तो आपको लगेगा कि वैसी सभ्यता बगैर प्रशासनिक सहयोग के संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि सिंधु घाटी के समय जो सभ्यता थी उस समय भी इफेक्टिव प्रशासन रहा होगा। मिस्र की सभ्यता में जो बड़े बड़े पिरामिड आपको मिलते हैं, बगैर प्रशासन के संभव ही नहीं है। तो इस हिसाब से मैं बतला सकता हूँ कि भारतीय प्रशासन व्यवहार में उतना ही पुराना है जितना पुराना भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय समाज है। समझ रहे, मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट किया कि भारतीय प्रशासन जो है वह परंपरा और परिवर्तन का प्रतिफल है। क्यों परंपरा और परिवर्तन? मतलब अभी जो आप देखोगे बहुत सारा भारतीय प्रशासन में ऐसा चीज आपको मिलेगा जो मौर्य, मुगल, ब्रिटिश प्रशासन में भी अस्तित्व में थे, और बहुत सारे चीज हम समय अंतराल में अपनाए। तो दोनों का समावेश है, परंपरा भी है और परिवर्तन है। जो परंपरा है वह विरासत के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, हस्तांतरित हुआ है, और पर्यावरण के कारण हमें क्या करना पड़ा है, परिवर्तन करना पड़ा है। तो जो पर्यावरण में परिवर्तन होते रहते हैं और उस हिसाब से प्रशासन में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। तो जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे व्यवसाय, जिला प्रशासन ले लो, पंचायती राज संस्था ले लो, ये सब भारत में आज से नहीं बल्कि हजारों हजार वर्ष पहले भी अस्तित्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से थे। लेकिन जो आप देखते हो योजना आयोग, नीति आयोग वगैरह क्या हुआ, पर्यावरण में परिवर्तन के आलोक में अपनाया गया है। मैं एक टेबल आपके सामने यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ये टेबल आपको समझने में बहुत सहयोग करेगा। एक तरफ मैंने घटक रखा है, एक तरफ मैंने काल रखा है। समझ रहे हैं, घटक में पहला घटक मैंने शासन का मूल्य दिया है, दूसरा केंद्रीय प्रशासन दिया है, तीसरा प्रांतीय प्रशासन दिया है, चौथा स्थानीय प्रशासन दिया है, पांचवा कार्मिक प्रशासन दिया है, फिर वित्त प्रशासन दिया है, फिर न्याय प्रशासन दिया, और अंत में उसका क्या प्रभाव ओवरऑल पड़ा वो बता रहे। यहाँ पर मैंने मौर्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, और अद्यतन काल जो वर्तमान में चल रहा है उसको मैंने पॉइंट आउट किया। ये जो टेबल है ना आपको समझने में बड़ा मदद कर सकता है कि मौर्य काल में शासन का मूल्य क्या था, मुगल काल में शासन का मूल्य क्या था, ब्रिटिश काल में शासन का मूल्य क्या था, केंद्र मुगल प्रशासन में
केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप कैसा था, ब्रिटिश काल में केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप कैसा था, आज केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप कैसा है। ये टॉपिक जो है बैकग्राउंड के दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर इस टॉपिक पर आपका वर्क बेहतर है तो आंसर लिखना आसान हो जाता है। क्लियर है? इससे आप हेल्प ले सकते हो वर्तमान की व्याख्या करने में। बैकग्राउंड को मजबूत करता है। पहले तो मुगल और ब्रिटिश में इनवेरिएबली क्वेश्चन आते थे। अभी तक देखा जाए तो दो बार लगभग क्वेश्चन कौटिल्य से आया है, एक बार मुगल प्रशासन से आया है और 3 बार ब्रिटिश प्रशासन से क्वेश्चन आया। इन दिनों इस टॉपिक से क्वेश्चन आना रुक गया और आजकल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से क्वेश्चन ज्यादा आना शुरू हुआ। इसलिए मैंने यह अद्यतन काल दे रखा है कि यदि आप इस कंटिन्यूटी को समझेंगे तो व्याख्या करना आसान हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन में क्या विकास हुए, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक चलेंगे। फिर केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन बांट के करेंगे तो हमारे पास बेहतर व्याख्या हो जाएगा और पर्याप्त मटेरियल भी हो जाएगा। तो ये तरीका उसका व्याख्या करने में बड़ा सही कारगर सिद्ध हो सकता है। खैर, इसके तो समझ गया। अब जब हम आपको बतलाते हैं कि भारतीय प्रशासन जो है, जैसा कि हमने बताया, परंपरा और परिवर्तन का प्रतिफल है। समझ रहे, यहाँ मूल्यों का सिलसिला तो वर्षों से चला आ रहा है। समझ रहे, ग्राम जो है आरंभ से शासन का आधारभूत इकाई रहा है। क्लियर है? मतलब कह सकते हैं बजट, भर्ती वगैरह वन वे और अदर वे हमेशा अस्तित्व में रहा। और इसके अलावा आप क्या देखते हो, शासन के अमूल्य जिसको सुशासन कहते हैं, उससे में भी इम्पोर्टेंट थे, आज भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखते हो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फिर आप कहते हैं अशोक का धम ले लीजिए, फिर मुगल काल में सुलेह कुल ले लीजिए। ये सब शासन के मूल रहे हैं, पहले भी प्रासंगिक थे और इनके आज भी प्रासंगिकता बना हुआ है। इस प्रकार आप देख सकते हो कि भारतीय प्रशासन में मूल्यों का सिलसिला बहुत ही पुराना है, लेकिन जो मौजूदा ढांचा है वह मौजूदा ढांचा क्या है, ब्रिटिश शासन काल की देन है। क्योंकि मतलब बहुत सारे ऐसे व्यवस्था है जो वन वे और अदर वे एग्जिस्टेंस में है, लेकिन जैसे आप लोग केंद्रीय सचिवालय ले लो, लोक सेवा ले लो, राज्य प्रशासन ले लो, जो मौजूदा स्वरूप आज देख रहे हो वह सब का डेवलप हुआ, ब्रिटिश काल में डेवलप हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कंटिन्यू रह गया। कुछ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डेवलप हुआ और उसके से योजना आयोग का प्रक्रम जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डेवलप हुआ। सो दिस इज बेसिक। अब यहाँ पर आप देखते हो कि भारतीय प्रशासन में जैसे सिलेबस में तो मौर्य प्रशासन, मुगल प्रशासन और ब्रिटिश प्रशासन पढ़ना है। और मैंने भी आपको तुरंत बताया कि पिछले दिनों ये प्रवृत्ति देखने को मिल रहा है, इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आ रहा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पर क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। तो वैसे सर्कमस्टांस में क्या इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए? नहीं, मेरा मानना है इस टॉपिक को कर लीजिए। इससे आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप समझ लेते हैं तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बेहतर ढंग से लिख सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जैसा कि आप जानते हो, उसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, मतलब जिसके बारे में रिकॉर्ड तो है लेकिन इस रिकॉर्ड को हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं। तो उस परिस्थिति में जो भी जानकारी मिलती है उससे तो यही पता लगता है कि उस समय भी एक उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था अस्तित्व में रहा होगा। नगर नियोजन का लंबा स्वरूप देखा जाए, सड़क की लंबाई चौड़ाई, नालियों की लंबाई चौड़ाई देखने से स्पष्ट होता है कि उत्कृष्ट शासन व्यवस्था था। ऐसा माना जाता है कि धर्म गुरुओं के हाथ में शासन होता था, समझ रहे, और कह सकते हैं कि शासन पूरी तरह व्यवस्थित, पूरी तरह नियोजित और उत्कृष्ट शासन व्यवस्था था। क्लियर है? लेकिन बीच में आप देखते हो गैप है और उसके बाद फिर शुरू होता है वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, समझ रहे। तो आप वैदिक काल में देखो तो क्या देखते हो कि जो कुटुंब जो होते थे, कुटुंब बड़ा इम्पोर्टेंट बेस्ट शासन के इकाई होते थे। कुटुंब मतलब परिवार ले लो, ये शासन का आधारभूत इकाई होते थे। इसी से ग्राम बनता था, इसी से जन बनता था। जन को जनपद कहते हैं, अभी भी देखते होगे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिला को जनपद कहा जाता है। तो उसमें जनपद किसको कहा जाता था?
जनपद कहा जाता था राज्य को, जो पॉलिटिकल स्टेट को उस समय जनपद कहा जाता था, जिसका प्रधान कौन होता था, राजा होता था। तो बेसिक इकाई कौन हो गया, कुटुंब हो गया, और सबसे बड़ा इकाई कौन हो गया, जनपद हो गया। कुटुंब में परिवार जन होते थे और जनपद में राजा होते थे, और बीच में शासन के बहुत सारे इकाई थे। क्लियर है। राजा की सहायता के लिए एक सभा होता था, एक समिति होता था। समिति में उस राज्य के जितने लोग होते थे सब सम्मिलित होते थे, और सभा में कौन होते थे, सभा में जो इम्पोर्टेंट शख्सियत होते थे जिनके सहयोग से राजा शासन करता था। समझ रहे हैं, देयर इज नो कंफ्यूजन। आप देखते हो कि जैसे जैसे वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल और फिर और आगे बढ़ते हो बुद्ध के काल वगैरह में, समझ, तो आप क्या पाते हो कि छोटे छोटे राज्य का स्थान बड़े बड़े राज्य ने ले लिया, और राजा अब सम्राट कहा जाने लगा। कुछ साम्राज्य जो थे गणराज थे, और कुछ साम्राज्य क्या थे, राजतंत्रात्मक थे। वैशाली को गणतंत्रात्मक कहा जाता था। समझ रहे, मगध वगैरह क्या था, राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक में क्या होता था कि उसका प्रधान राजा होता था, जो वंशानुगत होता था, और उसके सहायता के लिए मंत्री परिषद होता था। और जो कहते थे गणतंत्रात्मक गणराज्य कहते थे, उसमें जो राजा जो थे वो तो प्रधान थे, लेकिन शासन का सत्ता किसके हाथ में था, जनसभा के हाथों में होता था। वे उन्हें हटाते थे, उनको पद से हटा भी सकते थे। इस तरह की व्यवस्था आप देखते हो, छोटे छोटे शासन व्यवस्था बड़ा साम्राज्य का रूप लिया, और फिर वही मुगल काल, ब्रिटिश काल और मौर्य काल से होते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज इस रूप में पहुंचा है। तो भारतीय प्रशासन के उद्विकास में कई महत्वपूर्ण भूमि चिन्ह है। भूमि चिन्ह समझते हो, पद चिन्ह कह सकते हो, लैंडमार्क कह सकते हो, जिसके आधार पर आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पद चिन्ह आइडेंटिफाई किया कि पहला मौर्य प्रशासन हो गया, दूसरा मुगल काल हो गया, तीसरा ब्रिटिश काल हो गया, चौथा स्वतंत्रता प्राप्ति का काल हो गया, और पांचवा अद्यतन काल हो गया। यानी भारतीय प्रशासन का तो इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन उस उद्विकास क्रम में ये सब महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस काल में भारतीय प्रशासन के स्वरूप पर, संरचना पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग मौर्य प्रशासन को देखना चाहेंगे। मौर्य प्रशासन का जो सिलेबस है ना, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो मौर्य प्रशासन लिखा भी नहीं गया है, कौटिल्य के बारे में लिखा गया है। सब कुछ किसके बारे में दिया गया, कौटिल्य से इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी का जो भी स्रोत है उसमें सबसे बड़ा स्रोत कौन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। समझ रहे, इसके अलावा और भी कई स्रोत है, जैसे आप कह सकते हो मेगास्थनीज का इंडिका हुआ, फिर बहुत सारी यूनानी रचना है, फिर अशोक के काल में बहुत सारे शिलालेख मिले, वो सब मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। समझ रहे, कौटिल्य जो थे वह कहते हैं मुगल, इसके क्या थे, मतलब कह सकते हैं मौर्यकालीन प्रशासन के संस्थापक थे। समझ रहे, और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने शासक बनाया था। समझ रहे, और उनके काल में वे उनके प्रमुख वजीर थे, या प्रमुख कह सकते हो प्रधानमंत्री रहे। समझ रहे, उनका शासन के स्वरूप पर, शासन के रचना के निर्धारण में बड़ी महती भूमिका है। उनके द्वारा वर्णित प्रशासन के सिद्धांत आज भी लोक प्रशासन के विज्ञान के महत्वपूर्ण घटक है। ऐसा माना जाता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र 300 से 100 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया है। क्लियर है, इसके बारे में भी कंफ्यूजन है। कुछ लोग अर्थशास्त्र को बोलते हैं कि वो अर्थशास्त्र की पुस्तक है, कुछ लोग इसे दर्शन शास्त्र की पुस्तक कहते हैं, कुछ लोग इसे राजनीति शास्त्र की पुस्तक कहते हैं, कुछ लोग इसे समाज शास्त्र का, और कुछ लोग इसे लोक प्रशासन की पुस्तक कहते हैं। लेकिन वर्चुअली कौटिल्य ने खुद 15वीं अधिकरण में, अर्थशास्त्र के 15वीं अधिकरण में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। आप किताब पढ़ोगे तो मिल जाएगा। मैं यहाँ पर केवल, क्योंकि मार्कर भी अब थोड़ा कम हो गया है लॉकडाउन की वजह से, तो मैं बोर्ड पर लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं भी पढ़ के सुना सकता हूँ
था क्या मनुष्यानां वृत्तिरर्थ मनुष्यवती भूमि रीत्यर्था तस्या पृथिव्यां लाभान पालनोपाय शास्त्र शास्त्र शास्त्रमति। मतलब मनुष्यानां वृत्तिरर्थ मनुष्यवती भूमि रीत्यर्था तस्या पृथिव्यां लाभं पालनोपाय शास्त्र शास्त्र शस्त्र मतमिति। कहते हैं मनुष्य के जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य युक्त भूमि का नाम भी अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने और इन्हें रक्षा करने का उपाय करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। भूमि को प्राप्त करने और भूमि की रक्षा करने का उपाय करने वाले शास्त्र को आप क्या कहते हो? अर्थशास्त्र कहते हैं। वैसे ये मोटा मोटी अर्थशास्त्र जो है स्टेट क्राफ्ट से संबंधित है, राज्य को कैसे चलाया जाता है उससे संबंधित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप देखोगे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ उसमें कुछ सिद्धांतों का उल्लेख है और दूसरी तरफ व्यवहारिक विवेचना है कि उस समय शासन का स्वरूप कैसा था। क्लियर है? आप इस बात को निर्विवाद रूप से स्वीकार करोगे कि इस मौर्यकालीन प्रशासन या मौर्य काल भारतीय प्रशासन के उद्विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण काल रहा है। मतलब इस काल में एक विशाल भूभाग पर राजनीतिक प्रशासनिक एकता स्थापित हुई है। इस काल में एक समान शासन प्रणाली, एक समान कर संरचना, एक समान मुद्रा प्रणाली व्यवहार में देखा गया। इस प्रशासन के या शासन के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें और भी महत्वपूर्ण शासक हुए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? अशोक है। अशोक के शासन काल में ये मौर्यकालीन प्रशासन पराकाष्ठा पे चला गया। शासन का स्वरूप कैसा था? शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। इसके बावजूद क्या था कि लोक कल्याण के तत्व मौजूद थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल को प्रबुद्ध राजतंत्रात्मक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको एनलाइटेड डिस्पोटिज्म कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि राजतंत्र होने के बावजूद इसमें लोक कल्याण के तत्व मौजूद थे। क्लियर है? शासन का स्वरूप क्या था? पूरी तरह केंद्रीकृत था। पूरा का पूरा जो शक्ति था वो राजा में केंद्रित होता था और उसके सहायता के लिए मंत्री परिषद होता था। जैसा कि अभी हमने आपको तुरंत बताया कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, 15 भाग है। पहला भाग में राज्य की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य का क्या कहना है कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है। उनका मानना है कि मतलब कह सकते हो राज्य एक अनिवार्य संस्था है, इसके बगैर क्या हो सकता है? अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बड़ा मछली छोटे मछली को जिस प्रकार खाया जाता है उसी प्रकार यहाँ पर ये बड़ी व्यवस्था देखी जा सकती है। इस संदर्भ में कौटिल्य ने राज्य सप्तांग सिद्धांत के बारे में बतलाया। मैं भी उस पर चर्चा करूँ, लेकिन पहला अध्याय में क्या बतलाया गया है? राज्य की उत्पत्ति के बारे में बतलाया गया है और ये बतलाया गया है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ है। राज्य एक अनिवार्य संस्था है और इसके बगैर क्या होता है? मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। दूसरे भाग जो है दूसरे अध्याय में क्या है? शासकीय अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख है। तीसरे और चौथे अध्याय में न्याय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। पंचम अध्याय में राजा के निजी सेवकों के कर्तव्य और दायित्व का उल्लेख किया गया है। छठे भाग में या छठे अध्याय में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। सप्तांग सिद्धांत क्या कहलाता है? सप्तांग सिद्धांत कहता है कि राज्य 7 अंगों से बना है। ये राज्य 7 अंग कौन कौन है? तो पहला राजा है, दूसरा आमत्य है, तीसरा जनपद है, चौथा दुर्ग है, पांचवा कोषालय है, छठा शस्त्र सेना और सातवां मित्र है। पहला कौन हुआ? राजा। दूसरा आमत्य मतलब क्या हुआ? अधिकारी तंत्र। तीसरा जनपद मतलब टेरिटरी।
फोर्ट, चौथा दुर्ग मतलब फोर्ट, पांचवा कौशल मतलब ट्रेजरी, छठा सशस्त्र सेना आर्म फोर्सेज और सातवां मित्र। कौटिल्य का कहना है इन सातों तत्वों के बीच स्वाभाविक एकता आवश्यक है, ऑर्गेनिक यूनिटी होना चाहिए और सभी पर विचार करने के बाद ही क्या करना चाहिए, राजा को निर्णय लेना चाहिए। क्लियर है। और जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसके बाकी भाग जो बचा 7वां से लेकर 14वां भाग तक में मंडल सिद्धांत का उल्लेख है। तो मंडल सिद्धांत किसको कहते हैं, तो मंडल सिद्धांत कहते हैं विदेश संबंध को, समझ रहे, फॉरेन रिलेशन को, डिप्लोमेसी को, कूटनीति को। जिस समय राज्य को 4 वर्गों में बांटा गया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, एक राज्य को कहा गया विजेता राज, दूसरे राज्य को कहा गया आर्य राज, तीसरे राज्य को कहा गया मध्यम राज और चौथे को कहा गया तटस्थ राज। तो विजेता राज किसको कहते हैं, वह राज जो साम्राज्य विस्तार की कामना करता है। जैसे चाइना को ले लो, अमेरिका को ले लो, ये लोग क्या है, विजेता राज अपने आप को समझते हैं। और आर्य राज क्या होता है, आर्य राज होता है जो साम्राज्य विस्तार का शत्रु होता है। मध्यम राज क्या होता है, जो क्या होता है, न शत्रु होता है न मित्र होता है। और तटस्थ कौन होता है, जो बिल्कुल अलग थलग रहता है। विश्व में आज देखते होंगे कुछ इसी तरह का समीकरण देखने को मिलता है, कुछ राज विजेता है तो कुछ उसके आर्य है, कुछ मध्यम है तो कुछ तटस्थ है। भारत को अगर देखा जाए तो मध्यम में न मित्र न शत्रु वाला हाल है। नन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम जिसको कहते हैं, उसका भारत संस्थापक सदस्य में से एक है और वह गुट निरपेक्ष के सिद्धांत का अनुपालन करता है। क्लियर है। तो इस मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो मंडल सिद्धांत है उसमें पॉइंट आउट किया गया, बतलाया गया है कि राजा को कब अटैक करे, कब राजा को आक्रमण करना चाहिए, कब संधि करना चाहिए, कब समर्पण करना चाहिए, वगैरह वगैरह। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर हम लोग देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जैसा कि आपको मैंने बताया कि केंद्रीय प्रशासन कैसा था, पूरा प्रशासन कैसा था, राजतंत्रात्मक होगा, उसमें मोनार्की था और सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, केंद्रीकृत कहा जाता है, समझ रहे हैं। और आप देखते हो कि पूरा का पूरा शक्ति राजा में निहित होता था, उसमें विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति और न्यायिक शक्ति सब उसी में समाहित होता था। उसके सहायता के लिए 18 तीर्थों का अधिकारी तंत्र था, 18 विभागों का अधिकारी तंत्र था, जिसमें सबसे ऊंचे में कौन कहलाते थे, मंत्री कहलाते थे। मंत्री को राजा का सर्वोच्च परामर्शदाता कहा जाता था, समझ रहे हैं। वह राजा को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में क्या करता था, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहयोग देता था। दूसरा कौन होता था, पुरोहित होता था, जो धार्मिक विभाग का प्रधान होता था और राजा को नीतिगत मामले में सहयोग देता था। होता था जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसके कंधे पर सैनिक अभियान की जिम्मेवारी होती थी, समझ रहे। चौथा युवराज होता था, जिसको राजा का उत्तराधिकारी कहा जाता था, परामर्शदाता कहा जाता था। ये 4 जो हुए, मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, शीर्ष अधिकारी होते थे और इनका शासन पर अच्छा खासा प्रभाव होता था। उसके बाद 5वां नंबर पर द्वारिक होता था। द्वारिक को हम लोग मुख्य स्वागत अधिकारी यानी चीफ रिसेप्शन ऑफिसर कह सकते हो, जिसका काम क्या होता था, जो भी राज्य में आते थे उनका स्वागत करना होता था। अंतर्वेशिक कहते थे अंतःपुर के रक्षक को, जहाँ राजा रहता था, किंगडम होता था, उसके रक्षक को हम लोग क्या बोलते थे, अंतःपुर का रक्षक कहते थे, अंतर्वेशिक कहते थे। प्रशस्ति या राष्ट्रपाल, ये किसको कहते थे, पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी को कहते थे। समाहर्ता होता था, जिसका काम क्या होता था, राजस्व संग्रह करना होता था। आज भी देखते हुए जिला कलेक्टर को हम समाहर्ता कहते हैं और उसके कार्यालय को समाहरणालय कहते हैं। सन्निधाता वह होता था, नंबर 9 में हो गया, जिसका काम क्या होता था, उसका काम होता था पैसा को रखना, जो वर्तमान में वित्त मंत्रालय या RBI करती है। फिर 10वां नंबर प्रदेष्टि हुआ, जो क्षेत्रीय अधिकारी होता था, समझ रहे। नायक जो होता था, 11 नंबर में नायक होता था, जो पैदल सेना का मुख्य अधिकारी होता था और नगर का पुलिस प्रधान होता था, तो उसको नायक कहते थे। नगर निरीक्षक
वह स्थानीय निकायों का प्रधान होता था। व्यापार अध्यक्ष ये उद्योग और व्यापार का प्रधान होता था। अंतःपाल ये सीमा सुरक्षा संबंधी अधिकारी होता था। कर्मांतक कर्मांतक कहते थे जो खान यानी माइंस का जो अधिकारी होता था। महापौर यह नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आटविक आटविक वन विभाग का प्रधान होता था। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट व्यवहारिक या मुख्य न्यायाधीश को कहते थे। इस प्रकार आप देखते हो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है, जो 18 इंपॉर्टेंट विभागों के काम को क्या करते थे, देखते थे। राजा इन सब की नियुक्ति करता था और इनके परामर्श पर कार्य करता था। क्लियर है। फिर देखते जो साम्राज्य जो केंद्रीय जो प्रशासन था या मौर्यकालीन साम्राज्य जो था वह क्या था, प्रांत में बटा हुआ था। और प्रांत का प्रधान कौन होता था, प्रांतपति कहलाता था। समझ रहे, इसका काम क्या होता था, इसका काम होता था सम्राट के आज्ञाओं को लागू करवाना, राजा के आज्ञाओं को लागू करवाना। मैं आपको बतला दूं, कौटिल्य ने अपने राजा को बहुत ज्यादा इज्जत बख्शा है। कौटिल्य ने अपने राजा को समझ मतलब क्या कह सकते हैं, ऐश्वर्य गुण से विभूषित करके देखा है। आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र पढ़ेंगे उसमें आपने पढ़ देखा होगा, उसमें लिखा गया है प्रज्ञा सुखे सुखम राज्ञा राजा नाम चाहिते हितम नात्मम प्रिय हितम राज्ञा प्रजान्तु प्रिय हितम प्रजान्तु प्रिय हितम। जिसका मतलब क्या होता है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। जो कुछ राजा को प्रिय है वह उसे अपना हित ना समझे, बल्कि जो प्रजा का हित है वह उसे ही अपना हित समझे। कैसे देखिए, प्रज्ञा सुखे सुखम राज्ञा, मतलब प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजानाम चा हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। नात्म प्रिय हितम राज्ञा, राजा को जो प्रिय है वह अपना हित ना समझे। प्रजान तो प्रिय हितम, प्रजा का जो हित हो उसे ही अपना हित समझे। समझ रहे, इस पर यूपीएससी एक दफा क्वेश्चन में बनाया था कि कौटिल्य के समय के राजा और वर्तमान में राजा यानी प्रधानमंत्री या जो भी शासन के प्रधान हो, इनमें क्या समानता या किस तरह का हम रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं। आज भी ये चीज बड़ा इम्पोर्टेंट है कि राजा का सुख अपना सुख, मतलब प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग इसको लेकर अभी चल रहे हैं। तो मैंने बताया कि मौर्यकालीन प्रशासन में राजा को बहुत ज्यादा नैतिक मूल्यों से विभूषित किया गया है। कौटिल्य ने तो शायद राजा का जो 8 पहर दिन का और रात के 8 पहर का भी समय निर्धारित कर रखा है। एक पहर 1.5 घंटा का होता है। ये प्रथम पहर दिन का राजा क्या करेगा, दूसरे पहर में क्या करेगा, तीसरे पहर में क्या करेगा, समझ रहे। जैसे आपको याद होगा, देखोगे किताब में भी मिल जाएगा कि राजा जो होता है प्रथम पहर में, समझ रहे, प्रथम पहर में राजा रक्षा और वित्त संबंधी कार्य को करता था। द्वितीय पहर में क्या करता था, नगर पालिका संबंधी कार्यों को मैनेज करता था। तृतीय पहर में राजा अपने निजी कार्य जैसे स्नान भोजन इत्यादि कार्यों को करता था। चौथा पहर राजा के कोष और नियुक्ति संबंधी कार्य के लिए निर्धारित किया गया है। पंचम पहर में राजा मंत्रणा पत्राचार गुप्त मामलों पर विचार इत्यादि के लिए है। छठा पहर राजा के मनोरंजन के लिए। सातवां पहर में राजा हथियारों का निरीक्षण करने के लिए था। आठवां पहर में राजा सेना संबंधी कार्य बातों पर विचार करने के लिए था। उसी तरह रात के जो पहला पहर था उसमें उच्च अधिकारियों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट मुलाकात के लिए निर्धारित था। द्वितीय पहर राजा के भोजन अध्ययन इत्यादि के लिए था। तृतीय पहर राजा के आमोद प्रमोद के लिए था। चौथा और पांचवा पहर राजा के निद्रा के लिए था। छठा पहर राजा का शास्त्र और कर्तव्य की ओर ध्यान के लिए था। सातवां पहर गुप्तचरों से परामर्श के लिए था। और आठवां पहर
प्रार्थना के लिए था। इस प्रकार कौटल्य ने अपने राजा को बहुत सारे गुणों से विभूषित, न केवल बहुत सारे गुणों से विभूषित किया है, बल्कि उनके दिनचर्या को, उनके कार्य व्यवहार को पूरी तरह नियमित कर रखा। क्लियर है। तो मैंने बताया कि केंद्रीय प्रशासन मौर्य काल में जो प्रशासन था वह क्या था, बटा हुआ था प्रांतों में, और प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था, प्रांतपति कहलाता था, जिसका काम राजा का या सम्राट के आदेशों को लागू करवाना होता था। उसकी नियुक्ति पर सम्राट द्वारा होता था। इस पद पर योग और परिवारजनों के लोगों को, राजघराने से जुड़े लोगों को ही नियुक्त किया जाता था। इसके सहायता के लिए पूरा अधिकारी तंत्र होता था, जो उसे इस कार्य में क्या करता था, सहायता करता था। जो प्रांत होता था वो क्षेत्र में बटा होता था। क्षेत्र जो होता था मतलब क्या कह सकते हो, मतलब क्षेत्र जिसको आज कह सकते हो कुछ मायने में जिला के समान हो जाता है। क्षेत्र जो हो गया, क्षेत्र में बटा होता था। क्षेत्र स्थानीय में बटा होता था। स्थानीय जिसके तुलना वर्तमान में जिला से किया, जिसके प्रधान स्थानिक कहलाते थे, और स्थानिक की तुलना किससे कर सकते हो, कलेक्टर से कर सकते हो। स्थान में, स्थानिक के अंदर में लगभग 800 ग्राम आते थे। अगर भारत में आज देख लो करीब 600 के आसपास जिला है, जितना कि जिला है, और गांव से डिवाइड कर दो तो आप पाओगे लगभग उसी तरह का आंकड़ा आज भी जिला कलेक्टर के अंदर है, कि एक जिला कलेक्टर के अंदर करीब 700-800 गांव आ जाता है। क्लियर है। तो आप क्या देखते हो कि मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन प्रांतों में बटा हुआ था, और प्रांत का प्रधान प्रांतपति कहलाता था, जिसके सहायता के लिए अधिकारी तंत्र थे, और जिनका काम सम्राट की आज्ञाओं का, आदेशों को लागू करवाना होता था। मौर्य प्रशासन में जो स्थानीय प्रशासन था 2 भागों में बटा हुआ था। स्थान के ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय प्रशासन और नगर क्षेत्र का स्थानीय प्रशासन। ग्रामीण शहर से नगर क्षेत्र का जो स्थानीय प्रशासन था वो बहुत ही बेहतर माना जाता है, और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, मेगास्थनीज के इंडिका से मिलता है। ये मेगास्थनीज के इंडिका में लिखा गया है कि पाटलिपुत्र नगर पालिका जो था अत्यंत सुव्यवस्थित और उच्च कोटि का था। यह 30 सदस्यीय परिषद था। यह 4 वार्डों में बटा हुआ था और 6 समितियों के माध्यम से काम करता था। ये समिति कौन कौन थे, ये उद्योग और शिल्प समिति थे, विदेशियों का देखरेख समिति थे, संपत्ति का लेखा जोखा और संपत्ति का लेखा जोखा समिति थे, जनगणना की व्यवस्था समिति थे, उत्पाद निरीक्षण समिति थे, और विक्रय कर वसूली समिति थे। जिनका काम क्या होता था, जिनका काम होता था, जैसे अभी भी देखते होंगे जो नगर पालिका होता है वह किसके माध्यम से काम करता है, समितियों के जल परिषद तो सफाई परिषद इस तरह से बटा हुआ होता है, और उसके माध्यम से काम करता है। क्लियर है। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, तो ग्रामीण क्षेत्र जो था अर्ध स्वायत्त प्रकृति का था। अर्ध स्वायत्त प्रकृति का मतलब समझते हैं कि वह वर्चुअली मतलब कह सकते हो आधा अर्ध स्वायत्त में आधा स्वायत्त, मतलब बहुत हद तक अपना काम करने में, निर्णय लेने में क्या था, सक्षम था। और उसका प्रधान कौन कहलाता था, ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक की तुलना वर्तमान में आप किससे कर सकते हो, मुखिया से कर सकते हो। क्लियर है। जो वर्तमान में मुखिया उस समय क्या कहलाता था, ग्रामिक कहलाता था। मौर्य काल में जो ग्रामिक प्रशासन था उच्च कोटि का था। कहा जाता है कि यह पूरी तरह श्रृंखलाबद्ध था। श्रृंखलाबद्ध समझ हायरार्की में बटा हुआ था। इस समय कर्मचारियों को योग्यता और प्रतिभा के आधार पर चयन दिया जाता था। समझ रहे हैं। उनका मतलब कह सकते हैं उन पर, उनके आचरण और व्यवहार पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। सशक्त गुप्तचर व्यवस्था होते थे। समझ रहे हैं। और फिर उन्हें उदारता पूर्वक वेतन दिया जाता था। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मतलब 48,000 पन तक वार्षिक वेतन दिए जाने का उल्लेख मिलता है। क्लियर है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मौर्य प्रशासन में जो वेतन दिया जाता था वह काइंड में नहीं दिया जाता था, वस्तु के रूप में नहीं दिया जाता था, बल्कि वह दिया जाता था मुद्रा के रूप में, जिसको हम लोग पन कहते थे। क्लियर है। तो फिर से मैं बतला दूं कि मौर्य काल में जो कार्मिक प्रशासन था उच्च कोटि का था।
समझ रहे, पूरी तरह से पद श्रृंखलाबद्ध था। समझ रहे हैं, योग्यता और मतलब कह सकते हो मतलब प्रतिभा के आधार पर चयन होता था। कर्मचारियों को कार्य के बदले मुद्रा में वेतन दिया जाता था। उनके व्यवहार और आचरण पर नियंत्रण के लिए सशक्त गुप्तचर व्यवस्था रखी गई थी। क्लियर है। और वेतन मानी बहुत उदार और सहज था, जैसा कि हमने आपको बताया कि उच्च अधिकारियों के लिए 48,000 पन तक वेतन का उल्लेख मिलता है। क्लियर है। रही बात वित्त प्रशासन का, तो वित्त प्रशासन का ढांचा बहुत ही स्ट्रांग था। वित्त प्रशासन में आप देखते हो कि उस समय भी कह सकते हो कि वार्षिक अनुमान, वित्तीय अनुमान पत्र तैयार होते थे और बजट उसी के अनुसार बनते रहे। आय व्यय अनुमान पत्र कह सकते हो, जिसकी तुलना वर्तमान में बजट कैसे कर सकते हैं, और उसी के आधार पर राज परिवार, धार्मिक कार्य, सेना, दान, शिक्षा इत्यादि पर व्यय आवंटित किया जाता था। भू राजस्व जो होता था, राजस्व का मुख्य स्रोत होता था, वह कुल उपज का 1/6 हिस्सा होता था। समझ रहे हैं। राजस्व संग्रह के लिए एक भारी भरकम व्यवस्था थी। ग्राम स्तर पर जो राजस्व अधिकारी था उसको हम लोग गोप कहते थे। 10 ग्राम के प्रधान को हम संग्राहक कहते थे। 800 गांव के प्रधान को हम खारवटिक कहते थे। 400 ग्राम के प्रधान को द्रोणमुख कहा जाता था और 800 गांव के प्रधान को स्थानिक कहा जाता था, जो आप कलेक्टर के जैसा समझ सकते हो। उस समय केंद्र शीर्ष स्तर पर सन्निधाता और समाहर्ता राजस्व संग्रह के लिए था, और सन्निधाता क्या था, वह उसको कस्टोडियन के लिए था, रखने के लिए था। क्लियर है। देयर इज नो कंफ्यूजन। अब देखते हैं न्याय प्रशासन। मौर्य प्रशासन में न्याय प्रशासन भी उतना ही व्यवस्थित और उतना मतलब कह सकते हैं नियोजित प्रकृति का था। न्याय को 2 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन मानो, धर्म स्तरीय और कंटक शोधक। धर्म स्तरीय किसको कहते हैं, जो फौजदारी मामले होते थे, दीवानी मामले होते थे, और कंटक शोधक किसको कहते थे, दीवानी मामले होते थे। कंटक शोधक फौजदारी और धर्म स्तरीय दीवानी मामले होते थे। प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर न्याय प्रशासन की व्यवस्था उपलब्ध थी, और शीर्ष पर कौन होते थे, खुद राजा होते थे, जो न्यायिक कार्यों का फरियाद सुनते थे। व्यवहारिक जो होता था, न्याय विभाग का प्रधान होता था। समझ रहे। दंड का कठोर प्रावधान था, अंग भंग किए जाने का भी प्रावधान था। तो इस तरह आप देखते हो कि मौर्य काल में भारतीय प्रशासन का एक अत्यंत सुव्यवस्थित, अत्यंत उच्च कोटि का स्वरूप अस्तित्व में बना हुआ था, जिसका भारतीय प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज इस शासन को अस्तित्व में रहे 2000 से भी ज्यादा वर्ष हो चुका है, लेकिन इसका प्रभाव आज भी, जैसा जिला प्रशासन में फिर आप सकते हो, वित्त प्रशासन में देख सकते हो, आज भी बना हुआ है। केंद्र प्रशासन में, सुशासन में, मूल्यों तो संरचना, प्रक्रिया और व्यवहार पर इस शासन का आज भी प्रभाव देखा जा सकता है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र का में शासन के सिद्धांतों का उल्लेख किया है, उसका आज भी लोक प्रशासन में, मतलब कैसे लोक प्रशासन के विज्ञान में अलग स्थान है। आज भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भारतीय प्रशासन के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और आप समझ लो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही हम लोग भारतीय प्रशासन के बारे में, जो मौर्य काल में अस्तित्व में था, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस दृष्टि से कहा जाए तो भारतीय प्रशासन जो हुआ, कौटिल्य और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रति क्या हुआ, पूरी तरह ऋणी हुआ। तो ठीक है। तो जो बीपीएससी में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पर आया है, इस क्वेश्चन देखना। एक क्वेश्चन आया था जो 39वां बीपीएससी में था कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है प्राचीन भारत में लोक प्रशासन पर सर्वाधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कार्य, इस कथन की व्याख्या करें। एक बार इधर आया है और एक बार और उधर 47-48 में आया है। इन दोनों का ना आप जरा आंसर जो है कोशिश करो अपने से। देखिए, कौटिल्य ने भारतीय प्रशासन के क्रमिक विकास की संरचना की विस्तार पूर्वक विवेचना किया है। आपका
53वां 55वां में आया। तो आप 53वां 55वां वाला आंसर को ही लिख कर दो, कोशिश करो लिखने का। पहले कौटिल्य के बारे में लिखना, और कौटिल्य के अनुसार भारतीय प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, वित्त प्रशासन, न्याय प्रशासन वगैरह के बारे में संक्षेप में बताना, और अंत में कंक्लूड कर देना कि उस भारतीय प्रशासन के बारे में जो भी उस काल में जानकारी है, सबके प्रति सबका आर्किटेक्ट कौन है, सबका आर्किटेक्ट है कौटिल्य, और आज भी उसके लिए भारतीय प्रशासन क्या है, ऋणी। इस पर वर्कआउट करो, और कोई दिक्कत हो तो मेरे को कांटेक्ट करना, इसका आंसर लिख के जरूर पोस्ट करना। ओके, थैंक्स, एंजॉय।